हेलो टू ऑल बच्चों, आज हम लोग यहाँ पर सेकंड पेपर डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर का। ठीक है, और ये बीएससी सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर में हम लोग स्पेशली यहाँ पर अभी सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद में हम लोग जो भी टॉपिक रहेंगे इससे रिलेटेड वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो सेकेंड पेपर आपका है ये है एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन, इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट बायोलॉजी। राइट, तो जो एनिमल का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इसको देखना है, इसमें इवोल्यूशन के बारे में समझना है एनिमल का, और इसमें जो डेवलपमेंट बायोलॉजी है वो भी हमको यहाँ पर समझना पड़ेगी, यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लेवल पर यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ पर जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। अब एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या कंपोनेंट अपन लोग को पढ़ने हैं वो समझना है ना। तो देखिए यहाँ पर पहला जो कंपोनेंट अपन लोग डिस्कस करेंगे वो रहेगा जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी एनिमल्स का यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो जियोग्राफिकल लेवल पर कितना हुआ है उसके बारे में देखेंगे। जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो जियोलॉजी के लेवल पर जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो देखेंगे। थर्ड यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा, यानी कॉर्डेटा जो है उसके क्लासिफिकेशन को यहाँ पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा रहेगा पैटर्न्स ऑफ एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि पैटर्न क्या है एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन का। एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो हुआ क्यों है, कैसे किस तरीके से हुआ है, क्या पैटर्न है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करना है। अभी जो पैटर्न होगा इसमें हम लोग कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एंड बाईपोलर डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है, कई बार आया है एग्जाम में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा बैरियर्स ऑफ एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन में होने वाले क्या क्या बैरियर्स रहे हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है एनिमल्स का उनमें जो रुकावटें आ रही हैं। मान लीजिए कहीं कोई एक इवोल्यूशन ऐसा हो रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा हो रहा है एनिमल्स का, मान लो एक ग्रास लैंड पड़ा हुआ है। राइट, इस ग्रास लैंड के पास में ही थोड़ा सा कहीं पर आप देखेंगे तो पहाड़ है, ठीक है, माउंटेन है। देन उसके जस्ट बाद जब पहाड़ खत्म होते हैं, माउंटेन खत्म होता है, तो यहाँ पर एक हम देख सकते हैं एक ऐसा लैंड है जो रेगिस्तान की तरीके का है। तो जो ग्रासेस फॉर्म में जो ग्रास लैंड पर जो एनिमल्स रह रहे हैं वो इस माउंटेन को पार करके रेगिस्तान में, डेजर्ट में नहीं जा पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो बैरियर आ रहे हैं उनके बारे में भी हमको समझना है। बैरियर ऑफ एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन में जो टोपोग्राफिकल यानी ट्रोफोग्राफिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको समझना है। लार्ज वाटर बॉडीज, यानी कि बड़े बड़े वाटर अमाउंट या वाटर फॉर्म जो है ना वो एक्यूमुलेट हो गए, जिसके कारण एक एनिमल दूसरे एरिया में, एक एरिया से दूसरे एरिया में नहीं जा पा रहा है। फूड एनिमीज, यानी कि फूड के लिए जो एनिमी है, दुश्मन है, उनके बारे में भी यहाँ पर हमको देखना है। और क्लाइमेटिक फैक्टर, कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो क्लाइमेट्स के फॉर्म में यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं या देखे गए, उनको भी हम लोग को डिस्कस करना है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग को यहाँ पर और एक टॉपिक डिस्कस करना है, वो है जू जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि एनिमल्स का जियोग्राफिकल लेवल पर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। इसमें हम लोग सबसे पहले पैलियार्कटिक रीजन की बात करेंगे, फिर देन उसके बाद में नियार्कटिक रीजन की बात करेंगे, नियोट्रॉपिक्स की बात करेंगे, एथिपियंस की बात करेंगे, एथिपियंस। राइट, उसके बाद में ओरिएंटल एंड ऑस्ट्रेलियन रीजन की बात करेंगे। यहाँ पर जो मैंने व्हाइट कलर का लिखा हुआ है पैलियार्कटिक, ओरिएंटल एंड ऑस्ट्रेलियन जू जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी नियोर्कटिक, नियोट्रॉपिक और इथियोपियन जो हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जू जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लेवल पर। तो यहाँ पर स्पेशली अगर हम लोग बात करें कि पैलियार्कटिक, नियार्कटिक, नियोट्रॉपिक और इथियोपियंस, ओरिएंटल एंड ऑस्ट्रेलियंस, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 यानी 6 जो रीजन्स हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं जू जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में 6 रीजन को एक्यूमुलेट किया गया है या 6 रीजन इंक्लूड किए गए हैं, उनको डिस्कस करना है, जिसमें से 3 रीजन जो हमारे वो इंपॉर्टेंट है। एक पैलियार्कटिक रीजन हो जाएगा, दूसरा ओरिएंटल, तीसरा ऑस्ट्रेलियन। राइट, देन इसके बाद में एक लाइन यहाँ पर दी गई है, वैलेस लाइन, यानी कि जू जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में एक लाइन खींची गई। मतलब हम ये कह सकते हैं दो ऐसे रीजन जिनको अलग अलग कर पाना मुश्किल है, या हम ये कह सकते हैं कि जो मान लीजिए एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा लिंक है जहां पर एनिमल दूसरे एरिया के जैसे भी मैच कर रहे हैं और एक पहले वाले एरिया के जैसे भी मैच कर रहे हैं। राइट, नहीं समझ रहे हैं? जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, घर में रह रहे हैं, ठीक है, एक दीवार खड़ी हुई है, आप समझिए। अब एक बंदा एक रूम में रह रहा है, दूसरा बंदा दूसरे रूम में रह रहा है, समझ रहे हैं? अब ये बंदा दूसरे रूम में भी जा सकता है, दूसरा बंदा पहले वाले रूम में भी आ सकता है, इस रूम में भी आ सकता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि अच्छा ये जो दोनों बंदे हैं ये अलग अलग है, अलग अलग हैबिटेट के हैं, अलग अलग नेचर के हैं,
तो ये मुश्किल पड़ रहा था कि किस रीजन में किसको रखा जाए। तो वेलेस लाइन कहने का मतलब यहाँ पर, जब मैं इसमें एक शॉर्ट नोट आता है लिखाने को, मैं लिखाऊंगा वेलेस लाइन एक ऐसी लाइन है, एक ऐसी आर्टिफिशियल लाइन है जो दो रीजन्स को क्या कर रही है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। समझ रहे हैं? जब ये आएगा तो अब अच्छे से समझ में आएगा, फिलहाल तो अभी आप समझ लीजिए ये वेलेस लाइन पढ़ना है, आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट आता है। देन इसके बाद हम लोग को यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा फॉसिल्स के ऊपर। ठीक है, जीवाश्मों के बारे में यहाँ पर डिटेल में हम लोग को थोड़ा सा पढ़ना है। यहाँ पर हम लोग टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे फॉसिल्स के, किस तरीके से फॉर्मेशन होता है फॉसिल्स का उसके बारे में पढ़ेंगे, और इथियोपियंस क्या होते हैं, और दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ एज एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फॉसिल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये इथियोपियंस यहाँ पर नहीं रहेगा, ये तो एक रीजन है, ये थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है। तो हम लोग को यहाँ पर टाइप्स देखना है, फॉर्मेशन देखना है, डिटर्मिनेशन ऑफ एज एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फॉसिल्स के बारे में डिस्कस करना है। देन उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा एरा। ठीक है, कल्प, महाकल्प, एरा। तो एरा क्या होता है इसके बारे में हम लोग को समझना है। एरा में आप लोग को यहाँ पर आर्कियोजोइक एरा के बारे में पढ़ना है। ठीक है, प्रोटेरोजोइक एरा के बारे में पढ़ना है, पेलियोजोइक एरा देखना है, मीजोजोइक एरा देखना है, और सीनोजोइक एरा देखना है। यानी एरा की बात करें तो एरा में 5 मेजर एरा को इंक्लूड किया गया है, जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मीजोजोइक और सीनोजोइक एरा आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ये लिखना है। फिलहाल तो एरा पूरा ही इंपॉर्टेंट आ सकता है, राइट। देन इसके बाद में हम लोग यहाँ पर जो सेकंड टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा इवोल्यूशन के ऊपर। ठीक है, विकास के ऊपर, काफी इंपॉर्टेंट है इवोल्यूशन, आपको अच्छे से समझना है। और इसमें भी हम लोग सबसे पहले इवोल्यूशन में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, यानी इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति किस तरीके से हुई है उसके बारे में हम लोग को यहाँ पर डिस्कस करना है। सेकेंड टॉपिक हमारा यहाँ पर रहेगा एंसेंट हाइपोथेसिस, यानी कि जो पुरातन परिकल्पना जो ओरिजिन ऑफ लाइफ के बेसिस पर दी गई है या ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए दी गई है वो कौन कौन सी है उनके बारे में डिस्कस करना है, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को समझना है थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। क्या समझना है? थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस के बारे में बात करना है। देन हम लोग यहीं पर बायोजेनेसिस थ्योरी को भी पढ़ेंगे। ए बायोजेनेसिस जैसी खत्म होती है हमारी बायोजेनेसिस थ्योरी स्टार्ट हो जाएगी, और इस बायोजेनेसिस थ्योरी में एक साइंटिस्ट पैदा होते हैं और वो एक्सपेरिमेंट कर देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्वॉन नेक एक्सपेरिमेंट। हंस के गर्दन के आकार का यहाँ पर एक फ्लास्क लिया जाता है जिसमें एक्सपेरिमेंट किया गया है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देन बायोजेनेसिस के बाद में स्पेशल क्रिएशन के बारे में भी डिस्कस किया गया है कि थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन भी दिया गया है। स्पेशल क्रिएशन मींस अपने आप जीवन की उत्पत्ति हुई है, ईश्वरीय देवीय शक्तियों के कारण जीवन की उत्पत्ति हुई है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या क्या इनकी इस परिकल्पना के अंतर्गत जो बातें कही गई हैं उसको डिस्कस करना है, ठीक है। देन इसके बाद में हम लोग को कॉस्मोजोइक या पेंसपर्मिया थ्योरी के बारे में भी डिस्कस करना है। पेंसपर्मिया थ्योरी कुछ अलग ही थ्योरी कहती है कि कोई दूसरा प्लेनेट है, वहां से कुछ स्पोर्स आ गए, जिससे इस प्लेनेट पर स्पोर आ गए, जिससे इवोल्यूशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। जो भी है हम लोग डिस्कस करेंगे, पढ़ना तो ही, जो भी दिया गया उसके विषय में पढ़ना तो है अपने लोगों को। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा मॉडर्न हाइपोथेसिस। ये इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न हाइपोथेसिस काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आपको डिस्कस करना है। और इसमें भी सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे नेचुरलिस्टिक या बायोकेमिकल थ्योरी। नेचुरलिस्टिक या बायोकेमिकल थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। और मैं आपको एक बार यहाँ पर बताए दे रहा हूँ कि जितने भी मैं यहाँ पर टॉपिक बता रहा हूँ ये टॉपिक मैंने वो लिए हैं जिनके विषय में भी लिखना है, पढ़ना है, समझ रहे हो। तो उसमें भी सब हेडिंग्स बनेगी, ये हेडिंग की भी कुछ सब हेडिंग्स हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही हम लोग को डिस्कस करना है। और बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो बीएससी सेकेंड ईयर का पहला, दूसरा और तीसरा पेपर है बेटा, ये बहुत ही डिटेल्ड में है, ठीक है, बहुत डिटेल में पढ़ना रहता है इसके बारे में। और आप जितने भी लोग इस लेक्चर को देख रहे हैं, इस सिलेबस को देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा ऐप सुमित राणा साइंस क्लासेस लोड नहीं किया है तो उसको लोड कर लीजिए। और नए सेशन के लिए मैंने यहाँ पर कोर्स लॉन्च कर दिया है अपने एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है, जहाँ पर लाइव क्लासेस आपको दी जाएंगी इसी सिलेबस से रिलेटेड। ये सिलेबस अगर आपका मैच करता है तो आप क्लासेस में एनरोल कर सकते हैं, राइट। तो मेरा बताने का थोड़ा सा ओपिनियन ये रह रहा है कि आप लोग अगर अब देख रहे हैं या अभी से आप लोग मान लीजिए किसी के एग्जाम लगे हुए हैं, आपके एग्जाम है, अच्छी बात है, सभी पास होंगे, सभी अच्छी तरीके से अच्छे मार्क्स लाएंगे। और आगे अगर प्रिपरेशन करना है तो आपको रजिस्ट्रेशन पहले से ही कराना पड़ेगा। तो फटाफट आप लोग आइए, एप्लीकेशन लोड कीजिए और रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं, आप रजिस्ट्रेशन कराइए। देन उसके बाद में आपको ये सारी की सारी क्लासेस लाइव एकदम देखने को मिलेगी। और टाइम जो है
वो आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि एक प्रीवियस बैच हम लोगों का चल ही रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। आप सभी लोग जितने भी जो बैच से रिलेटेड बच्चे हैं वो देख रहे होंगे तो सभी लोग लाइक करके शेयर जरूर मार देना बच्चों, ठीक है। काफ़ी अच्छा बैच क्रिएट हो चुका है, काफ़ी अच्छा चल रहा है, शाम की टाइमिंग है और नेक्स्ट मंथ से हम लोग जो है ना क्लासेस स्टार्ट करेंगे। फिलहाल नेक्स्ट मंथ कहने का अर्थ यहाँ पर ये है कि आप अगर ये वीडियो 1 साल बाद देख रहे हैं तो दूसरी अपडेट आपको अवेलेबल हो जाएगी। एप्लीकेशन आप लोड कर दीजिएगा, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना कि सर नेक्स्ट मंथ अगले मंथ कब पढ़ा रहे हैं। ये वीडियो आज पढ़ रही है तो डेट देख लीजिएगा आज की क्या डेट है, और आप अगर मान लीजिए 4 महीने बाद देख रहे हैं तो नेक्स्ट मंथ तब नहीं होगा, तब वो 4 मंथ बाद की बात होगी, अभी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा। देन इसके बाद में हम लोग ओपेरियन थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है ओपेरियन थ्योरी, राइट। फिर इसके बाद में हम लोग का एक और टॉपिक यहाँ पर रहेगा, वो रहेगा केमिकल इवोल्यूशन। मॉडर्न हाइपोथेसिस में हम लोगों ने जैसे जैसे ये पढ़ लेना है, देन उसके बाद में केमिकल इवोल्यूशन को हम लोग को बहुत डिटेल में समझना है, राइट। अब केमिकल इवोल्यूशन में आपको एटॉमिक स्टेज समझना है कि सबसे पहले देखिए, ये केमिकल इवोल्यूशन की बात करें तो केमिकल इवोल्यूशन बिल्कुल ही एकदम मॉडर्न थ्योरी के ही हिसाब से दी गई है, और जो एंसेंट हाइपोथेसिस है उसको बिल्कुल गलत सिद्ध कर देती है आपकी केमिकल इवोल्यूशन। ये थ्योरी विद प्रूफ आपको बताती है कि देखिए भैया इस तरीके से जो है ना इवोल्यूशन हुआ होगा, आप क्यों खामखा इतना दिमाग लगा रहे हैं कि किसी दूसरे प्लेनेट से आई है। और ये प्रूफ किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया इसके ऊपर, वो चीज हुई है जो बताया गया वो चीज हुई, और यही माना जाता है कि पिछले कई हजार सालों वर्ष पहले जो हुआ ना जीवन की जब उत्पत्ति स्टार्ट हुई होगी तो यही घटनाएं शुरू हुई होंगी या हुई होंगी जिसके कारण इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। और इन पे बिलीव भी होता है, क्योंकि जब हम लोग क्रॉसिंग ओवर लिंकेज और म्यूटेशन के बारे में डिस्कस करते हैं तब कहते हैं हाँ ठीक है आप सही करें, ऐसा ही हुआ होगा कुछ, ठीक है। तो एटॉमिक स्टेज केमिकल इवोल्यूशन में सबसे पहले हमको समझना है एटम बने होंगे, ये कहा था है। देन उसके बाद में ओरिजिन ऑफ मॉलिक्यूल्स स्टार्ट हुए होंगे, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ होगा, जिसमें सबसे पहले सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड बने होंगे। फिर सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे यहाँ पर बने तो ओरिजिन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड बने, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड बने, और वो भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड थे वो कैसे थे बेटा, सिंपल टाइप के थे। जैसे सिंपल टाइप बने तो ओरिजिन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ होगा, तब कॉम्प्लेक्स बना, ठीक है। और जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना, ये जो पूरा स्टेज है, ये पूरा जो यहाँ पर हम लोगों ने कंपोनेंट लिखा है सबको सिद्ध भी किया है, ठीक है। मिलर्स साहब ने, एक साइंटिस्ट है मिलर्स, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम लोग मिलर्स एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं, और काफी बेहतरीन हम ये कह सकते हैं, बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम लोग एकदम देख पाते हैं क्या इवोल्यूशन जो हुआ है लाइफ का पृथ्वी पर वो कुछ इसी तरीके से हुआ होगा, ठीक है। इसके बाद में हम लोग केमिकल इवोल्यूशन के बाद में बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे केमिकल इवोल्यूशन हो गया देन बायोलॉजिकल इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ होगा, तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में क्या क्या घटनाएं घटित हुई होंगी या क्या क्या कंपोनेंट आप लोग को पढ़ना है। तो जैसे ही ओरिजिन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बने होंगे वैसे ही क्या हुआ, अच्छा इसको सिद्ध करने के लिए मिलर्स एक्सपेरिमेंट पढ़ लेंगे, देन उसके बाद में बायोलॉजिकल इवोल्यूशन पढ़ेंगे। तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में हम लोग को ओरिजिन ऑफ कॉन्सर्वेट्स पढ़ना है सबसे पहले, सबसे छोटे सेल्स के फॉर्म में ये बताया जाते हैं, एटम के फॉर्म में, मतलब सेल के फॉर्म में ये हम कह सकते हैं बने होंगे। देन उसके बाद में कोलाइड एंड न्यूक्लियोप्रोटीन्स के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करना है। कॉन्सर्वेट के बाद में कोलाइड और न्यूक्लियोप्रोटीन बने होंगे। देन उसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोसेल, यानी प्रोकैरियोटिक सेल से पहले भी सेल बनी होंगी जिनको प्रोकैरियोट्स ही कह रहे हैं, लेकिन हम कह सकते हैं उससे भी पहले कुछ सेल्स बनी होंगी जो न्यूक्लियोप्रोटीन वगैरह के ही से बने होंगे, तो प्रोटोसेल्स या कोबायोट का फॉर्मेशन हुआ होगा। फिर ओरिजिन ऑफ यूकैरियोटिक सेल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओरिजिन ऑफ यूकैरियोटिक सेल के बारे में भी आपने पढ़ना है, ठीक है, कि यूकैरियोटिक सेल का किस तरीके से ओरिजिन हुआ। देन उसके बाद में जैसे यूकैरियोटिक सेल यहाँ पर बने होंगे, एकदम से ऑक्सीजन रिवोल्यूशन नहीं आया होगा, ऑक्सीजन की क्रांति एकदम से नहीं आई होगी। जब यहाँ पर बताया गया है कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स, या हम कह सकते हैं कुछ ऐसे यूकैरियोट्स प्रोड्यूस हुए होंगे जो सेलुलर रेस्पिरेशन ऑक्सीजनिक टाइप का कर रहे होंगे, या जो जिनके सेलुलर रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन जो है ना मुक्त होती होगी, ठीक है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही होगी, राइट। जैसे फंगस यूकैरियोट्स होंगे जो हम ये कह सकते हैं एल्गी वगैरह, जब ये बने होंगे तभी ऑक्सीजन की क्रांति आई होगी, क्योंकि प्लांट्स ही तो ऑक्सीजन रिमूव करते हैं ना अपने बॉडी से, वही तो प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन को। तो जब ऑक्सीजन बना होगा देन उसके बाद में ये पूरा अनुमान लगाया गया कि हाँ ठीक है ऑक्सीजन आ गया है, और हम लोग ऑक्सीजन ही लेते हैं तो पहले ऑक्सीजन बना होगा।
है ना। उससे पहले भी कुछ चीजें बनी होंगी जो हम लोगों ने यहाँ पर कंपोनेंट में देखा, इसको सब डिटेल में पढ़ेंगे, राइट, सब डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी, तो वो हम लोग समझ लेंगे। देन यहाँ पर उसके बाद में हमको पढ़ना है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, यानी कि जैव विकास के बारे में पढ़ना है। अब जैव विकास क्या है? जीवन की उत्पत्ति समझने के बाद में जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, है ना, या इनका क्या एविडेंसेस रहा होगा, वो हमको समझना है। तो जीवों की उत्पत्ति के अगर बारे में हम लोग बात करें, जैव विकास के बारे में बात करें, तो यहाँ पर इसमें सबसे पहले सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हम लोग को समझना है कि महत्व क्या है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का, हमको समझ में आ जाएगा। देन उसके बाद में हमको प्रमाण पढ़ना है, एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के विभिन्न वैज्ञानिकों ने कुछ प्रमाण दिए हैं, कुछ तथ्य दिए हैं, कुछ फैक्ट दिए हैं, कुछ बताया है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पर एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी, ठीक है, जो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है उनके बीच में जो कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देन एम्ब्रियोलॉजी के बेसिस पर हम लोग यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे एविडेंसेस को। पैलेंटोलॉजी के बेसिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री लेवल पर भी हम लोग क्या है यहाँ पर डिस्कस करेंगे एविडेंसेस को। और जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसके लेवल पर भी हम लोग यहाँ पर एविडेंसेस पढ़ेंगे। और जेनेटिक एंड कनेक्टिंग लिंक के बारे में भी आपको यहाँ पर ये एविडेंसेस जो है ना ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के बताएंगे। तो जेनेटिक्स लेवल पर भी हम लोग देखेंगे। एंड जो कनेक्टिव लिंक है, कनेक्टिव लिंक कहने का मतलब होता है बेटा दो ऑर्गेनिज्म के बीच में एक ऐसा ऑर्गेनिज्म पाया जा रहा है जो एक पहले वाले ऑर्गेनिज्म की तरीके के भी कैरेक्टर ऑक्युपाई कर रहा है और जो दूसरा वाला ऑर्गेनिज्म है उसकी तरह भी यहाँ पर कैरेक्टर को शो कर रहा है। तो ये बीच का लिंक हो गया, यानी दोनों को जोड़ रहा है। जैसे कि आप लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच के कनेक्टिंग लिंक की अगर अपन लोग बात करते हैं तो वो वायरस होता है ना। वायरस क्या है? लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। अगर हम लोग यूग्लिना की बात करते हैं तो यूग्लिना क्या है? एनिमल एंड प्लांट के बीच की कनेक्टिंग लिंक मानी जाती है। वॉलवॉक्स भी है, ठीक है, कनेक्टिंग लिंक मानी जाती है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दो ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर को एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग लिंक मान लेते हैं। क्या ये लिंक है दोनों का? बहुत सारे ऐसे कनेक्टिव लिंक हैं, डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। फिर इसी में हम लोग को समझना है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन की क्या थ्योरीज दी गई हैं? पहले हम लोग एविडेंसेस देखेंगे, प्रमाण देखेंगे, देन उसके बाद में थ्योरी भी दी गई है। यहाँ पर जो थ्योरी दी गई है वो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर एक एनॉर्मस फर्टिलिटी की बात करी जाएगी, ये थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन के अंतर्गत ही जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। जैसे एनॉर्मस फर्टिलिटी, यहाँ पर कहा गया है कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर फर्टिलाइजेशन या फर्टिलिटी पावर पाई जाती है। हर ऑर्गेनिज्म अपने जैसे संतान को उत्पत्ति कर सकता है। अब संतान उत्पत्ति करी है तो उसके बाद में स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। हर ऑर्गेनिज्म का बेबी जो होगा वो जीने के लिए क्या करेगा? स्ट्रगल करेगा। जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मन से पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपकी अच्छी जॉब लग जाए, आपका अच्छा फ्यूचर बन जाए, जिससे आपको पैसा मिले। पैसा मिलेगा तो आपकी शादी हो पाएगी। हाँ, कितनी अच्छी सी मुस्कान आ गई चेहरे पे शादी के नाम से। हाँ ठीक है, होगी, डेफिनेटली होगी, परेशान मत हो। लेकिन अच्छी शादी होने के लिए आपको नौकरी करना पड़ेगी ना। तो नौकरी करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? डेफिनेटली स्ट्रगल कर रहे हैं ना। हाँ, मेरे बारे में कोई बात मत करना, मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ एग्जिस्टेंस के लिए, जीने के लिए, ठीक है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। देन इसके बाद में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आपको यहाँ पर देखना है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि किस तरीके से होता है। और नेचुरल सिलेक्शन, हर ऑर्गेनिज्म अपने आप को सर्वाइव कर सकता है, लेकिन हर ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए यहाँ पर नेचर क्या है? बहुत बड़ा रोल अदा करती है। अब ऐसा थोड़ी ना होता, आपने देखा होगा जो एक अचानक से एक्सीडेंट हो जाते हैं, और अचानक से एक्सीडेंट होते हैं और वो बंदा बहुत ही अमीर होता है, बहुत पैसा होता है, अपनी लाइफ में सक्सेस होता है, लेकिन वो नहीं रहा। मीन्स नेचर ने उसको सेलेक्ट कर लिया, नेचर ने उसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया कि आप जीने योग्य नहीं हैं, आप ज्यादा नहीं जिएंगे। आप कैसे डिस्ट्रैक्ट करेगा? आप एक नॉर्मल अमाउंट में, आप एक नॉर्मल स्पीड में बाइक चला रहे हैं, एक नॉर्मल स्पीड में बाइक चला रहे हैं, तब तो ईश्वर भी आपको सेलेक्ट कर लेगा कि हाँ ये अच्छा बंदा है। लेकिन आप वही अपने आरटीआर, अपाचे आरटीआर क्यों लिए हैं, मैं कोई होस्ट नहीं कर रहा, लेकिन अपाचे आरटीआर लिए घूम रहे हो आप, ठीक है, पल्सर लिए घूम रहे हो और मार, अब घर की रॉयल एनफील्ड की बात कर ले, उसको लिए घूम रहे हो और पहुंच रहा है पारा 120, 130, 140 मीटर जा रहा है, तो कैसे यार नेचर आपको सेलेक्ट करेगा? हो सकता है जैसे ही आप मुड़ो वैसे सामने से ट्रक आ जाए, आप नहीं बल्कि जो तेजी से गाड़ी चलाते हैं उनके लिए कह रहे हैं। और भगवान न करे ऐसा कभी किसी के साथ हो, लेकिन हो जाएगा तो उसके लिए होगा, हमारे लोगों के लिए नहीं होगा। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि नेचुरल सिलेक्शन होने दीजिए,
मतलब नेचर आपको सेलेक्ट करे उसके लिए आप अच्छे से बैठिए, समझिए, स्ट्रगल करते रहिए और नेचर आपको क्या कर लेगा, सेलेक्ट कर लेगा कि हाँ भाई आपको सर्वाइव करना चाहिए इस पृथ्वी पर, ठीक है। अब वो भले ही भोलेनाथ क्यों ना हो, भले ही अल्लाह ताला क्यों ना हो, भले ही जीसस क्यों ना हो, कोई भी हो, है ना, वो आपको सेलेक्ट कर लेंगे कि हाँ इस बंदे को जीना चाहिए, ये अच्छा व्यक्ति और अच्छे कर्म करते रहिए। देन उसके बाद में वेरिएशन एंड हेरिडिटी के बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मतलब इवोल्यूशन थ्योरी में वेरिएशन और हेरिडिटी भी देखने को मिलेगी। आप देखते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म एक जैसी नहीं होता, अलग अलग होते हैं, उसमें भिन्नता पाई जाती है। इवन यहाँ तक कि एक स्पीसीज की अगर आप बात करें, इवन एक स्पीसीज में आप एक ही पेरेंट की बात कर लें, एक पेरेंट जो है उनसे 3-4 संतानें उत्पन्न हुई, इवन एक दर्जन भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 12-13 बच्चे हो गए किसी के, क्या वो 12-13 बच्चे एक जैसे लगते हैं? नहीं ना। मींस वो आपस में वेरिएंट होते हैं, आपस में अलग अलग कैरेक्टर को शो करते हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज अलग होता है, उनका बॉडी शेप अलग होता है। तो ये क्या है, वेरिएशन। और वेरिएशन होने का मेन कारण क्या होता है? हाँ भाई, क्रॉसिंग ओवर। पता है, आप लोग पढ़े लिखे हो यार, फर्स्ट ईयर में खूब अच्छे से पढ़ा है। चलिए आगे देखिए। देन उसके बाद में हम लोग देखेंगे एडेप्टेशन टू द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के प्रति अपने आप को अडेप्ट करना, यानी कि मान लो ठंडी है तो ठंड के जैसे ही अपने बॉडी को मतलब बना लेना, ठीक है। गर्मी है तो गर्मी में ढल जाना, बरसात हो रही है तो बरसात में ढल जाना। हम लोग ऐसा कर पाते हैं? नहीं। ठंड है तो बढ़िया सी जैकेट निकालते हैं, रजाई में लेटते हैं, गर्मी है तो एसी लगा लिए, बरसात है तो छाता लगा लिए। हम लोग ने अपने आप को अडेप्ट किया कुछ अलग तरीके से। लेकिन क्या किसी बंदर को आपने छाता लगाए बैठे देखा है ना, या ठंड में उसको रजाई ओढ़ते हुए देखा है? नहीं ना। मंकी को, क्योंकि वो एनिमल है। तो एनिमल्स के अंदर भी ये कैपेबिलिटी है, और जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं होती है तो उसको नेचर कर देता है तुम डिस्ट्रॉय हो जाओ, तुम्हारे अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है। अब किसी को कपड़े खरीदने के लिए, गर्म कपड़े खरीदने के लिए पैसा नहीं मिल रहा है, किसी को एसी में बैठने के लिए पैसा नहीं मिल रहा है, जो कि ऐसा है, तो उनका नेचर क्या कर देता है, डिस्ट्रैक्शन कर देता है। वो बेचारे कहीं के नहीं रहते हैं, और उनका किसी न किसी कारणवश, लाइक उनको बीमारी हो जाती है या और कोई रीजन की वजह से वो मारे जाते हैं। तो नेचर उनको क्या कर देता है, खत्म कर देता है, और वो सेलेक्ट हो जाते हैं जिनके पास में पैसा होता है। तो आप समझ सकते हैं मनी बहुत इंपॉर्टेंट रख ला, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मनी इंपॉर्टेंट है लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी। हाँ, मैं मानता हूँ कुछ हद तक रिक्वायरमेंट है सर्वाइव करने के लिए। सर्वाइव करने के लिए अगर आदमी रिक्वायरमेंट के प्रति, अगर इंसान जो है ना उतना ही पैसा पैदा करे या उतना ही अपने पास रखे जितना उसको जरूरत है, जितने में उसका काम चल जाता है, तो मेरे हिसाब से पृथ्वी से ही हम बात कर सकते हैं, गरीबी खत्म हो सकती है। एक पर्टिकुलर कंट्री की हम बात नहीं करेंगे, एक पर्टिकुलर एरिया की बात नहीं करेंगे। लेकिन क्या है कि जैसे जैसे पैसा आता जाता है वैसे वैसे पेट बढ़ता जाता है, पेट बढ़ता जाता है तो फिर जो गरीब बेचारा है वो गरीब रह जाता है, और अमीर होता चला जाता है। क्या किया जाए, प्रकृति है, और अच्छे अच्छे जो अपने नेता हैं वो लेकर के पैसा भाग जाते हैं। खैर, इधर देख लो, एडेप्टेशन टू द एनवायरमेंट एंड ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। न्यू स्पीसीज का ओरिजिन भी होगा। अब आप समझिए, वेरिएशन हुआ है तो हेरिडिटी होगा। हेरिडिटी कहने का मतलब क्या होगा, मैंने बताया नहीं। हेरिडिटी मीन्स होता है माता पिता के कैरेक्टर्स का उनकी संतानों में जाना। तो वेरिएशन आया है वो एक अलग बात है, लेकिन इन संतानों के अंदर, यानी जो 12-13 बच्चे हुए एक पेरेंट्स हैं, इनके अंदर उनके मम्मी पापा के कैरेक्टर है। इस बात को मान के चलो, मान के क्या चलो, ये बात है, तभी तो वो कहते हैं पापा आप हमारे पापा हो। अंबानी थोड़ी ना पापा है, मतलब अंबानी अपने बच्चे के पापा होंगे, किसी और के थोड़े ना। चलो, तो इतना समझ में आया। देन इसके बाद में इसमें और भी हमको थोड़ा टॉपिक स्टार्ट करना है, मतलब पढ़ना है, जैसे मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन और नियो डार्विनिज्म के बारे में डिस्कस करना है। यानी कि जो मॉडर्न थ्योरीज दी गई हैं, जो मॉडर्न इवोल्यूशन के बारे में थ्योरीज दिया गया है, उसके विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसको नियो डार्विनिज्म के नाम से जाना जाता है। तो डार्विन साहब ने कुछ थ्योरी दिया है, उसमें मॉडर्न थ्योरी को स्पेशली पढ़ना है। देखिए, इसमें जेनेटिक वेरिएशन को आपको समझना है। जेनेटिक वेरिएशन क्या होता है, एडेप्टेशन इसमें बताया गया है थ्योरी में, नेचुरल सिलेक्शन इसमें बताया गया है, जेनेटिक ड्रिफ्ट बताया गया है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बताया गया है, एंड ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, यानी बाद में एक नई स्पीसीज का ओरिजिन होना ही है, ये आपको हर थ्योरी में मिलेगा। उन थ्योरी में जो एक्सेप्टेबल थ्योरी है वो थ्योरी नहीं, जिसमें एक्सेप्शन बहुत ज़्यादा है, एक्सेप्टेबल कम है, एक्सेप्शन ज़्यादा है, मतलब उस पर तर्क ज़्यादा आप लगा सकते हैं, वो थ्योरी यहाँ पर मान्य नहीं है, लेकिन उसको दी गई है, शुरुआत वहीं से भी तो पढ़ना है। देन उसके बाद में एक शॉर्ट नोट यहाँ पर हमको पढ़ना BSc। हाँ, वो अगला बात है, आप BSc में है, लेकिन यहाँ पर BSc का मतलब है
बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। तो बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है ना एक शॉर्ट नोट आता है आपके एग्जाम में, लिखना पड़ता है। देन उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में, ठीक है। अब जैसे ही हमारा इवोल्यूशन खत्म होता है उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट बायोलॉजी। अब यहाँ पर जो डेवलपमेंट बायोलॉजी है इसमें डेफिनेटली हम लोग एम्ब्रियोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे स्पेशली, लेकिन उसके साथ साथ और भी कुछ टॉपिक हैं उनको देखना है। जैसे यहाँ पर हम लोग डेवलपमेंट बायोलॉजी में गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि युग्मक निर्माण। जो युग्मक निर्माण है इसके विषय में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। अब युग्मक निर्माण में आपको पढ़ना है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। अब स्पर्मेटोजेनेसिस की अगर अपन लोग बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या क्या पढ़ना है, तो उसमें सबसे पहले आपको प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ना है, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस होने का क्या प्रोसेस है इसके बारे में डिस्कस करना है। देन इसके बाद में यहाँ पर जो स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाता है, जब स्पर्म प्रोड्यूस हो जाते हैं, बन जाते हैं, उसके बाद में हम लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पढ़ना है। क्या पढ़ना है? स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, या इसको हम लोग स्पर्मेटोजोआ के नाम से जानते हैं, जो कि एक शॉर्ट नोट में आपका एग्जाम में आ सकता है। ये स्पर्मेटोजेनेसिस ना है, युग्मक निर्माण ना है, ठीक है, यानी कि शुक्राणु जनन ना है, लेकिन आपका स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म आ सकता है लिखने के लिए, लेकिन आएगा ये भी तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और एक जो भी मैं यहाँ पर टॉपिक बता रहा हूँ ये सारा का सारा मैं डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, डोंट वरी, सब कुछ मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। खाना पूर्ति यहाँ पर नहीं होगी बीएससी सेकेंड ईयर में। फर्स्ट ईयर में कोई दिक्कत नहीं रहती, आप लोग फर्स्ट ईयर में आए होते हैं, ठीक है, सारा का सारा सिंपल भी होता है, आपका पढ़ा हुआ होता है, ये भी पढ़ा हुआ है मुझे पता है, लेकिन उतना अच्छे से नहीं पढ़ा होगा जितने अच्छे से आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। अब आप ये समझ लिए एक तरीके से कि मेडिकल की तैयारी करेंगे। यहाँ पर एक अलग बात है, मेडिकल में आपको और भी चीज़ें बताई जाएंगी, वो एक अलग मैटर, लेकिन यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि मेडिकल की ही आप एक तरीके से प्रिपरेशन करेंगे, लेकिन मन से पढ़िएगा। मैं दिल से पढ़ाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए, और कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा। oogenesis की बात करें तो oogenesis में प्रोसेस ऑफ oogenesis पढ़ना है और स्ट्रक्चर ऑफ एग हम लोग को यहाँ पर डिस्कस करना है, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग को यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में डिस्कस करना है, यानी oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या डिफरेंस है वो हम लोग को यहाँ पर डिस्कस करना है। देन उसके बाद में हमको यहाँ पर पढ़ना है टाइप ऑफ एग। एग के कितने प्रकार होते हैं, तो एग के जो टाइप दिए गए हैं वो अमाउंट ऑफ यॉक के ऊपर दिया गया है, यानी बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ यॉक, यॉक कितना है, पीतक कितना है किसी एग में, उसके आधार पर यहाँ पर एग को डिवाइड किया गया है कुछ कैटेगरीज में। बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक, ये डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हुआ है यॉक का, उसके बेसिस पर यहाँ पर एग का टाइप दिया गया है। और बेस्ड ऑन सेल, यानी कि जो कवच है, शेल है, ठीक है, इसके बेसिस पर एग के टाइप को पढ़ना है। जैसे ही हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा फर्टिलाइजेशन, निषेचन। और निषेचन में स्पेशली हम लोगों को यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन देखना है कि किस तरीके से फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। इतना समझ में आया? फिर यहाँ पर हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा क्लीवेज के ऊपर। विदलन इसको हिंदी में कहते हैं, और क्लीवेज में आपको टाइप ऑफ क्लीवेज समझना है, पैटर्न ऑफ क्लीवेज समझना है, ठीक है, पैटर्न ऑफ क्लीवेज और इफेक्ट ऑफ यॉक ऑन क्लीवेज भी हमको देखना है। पैटर्न ऑफ क्लीवेज, इफेक्ट ऑफ यॉक ऑन क्लीवेज भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करना है, यानी क्लीवेज में क्या क्या पढ़ना है वो हमने बता दिया। अच्छा, अभी तक मैं जो सिलेबस आपको बताता था वो सिर्फ मैं टॉपिक बाय टॉपिक मतलब मोस्ट हेडिंग लिख देता था, जिससे बच्चों को लगता था सर इतना ही पढ़ाएंगे। अब मैं अंदर के भी कंपोनेंट आपको यहाँ पर इंक्लूड कर दे रहा हूँ, जिससे अगर आपको लगता है कि हाँ ये आपका सिलेबस बिल्कुल मैच कर रहा है तो आप आइए फटाफट रजिस्ट्रेशन करिए अपना, ठीक है। वहाँ पर आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगी। मैं लाइव क्लास के लिए जल्द ही आप लोगों के बीच में एक नोटिफिकेशन लाने वाला हूँ। पहले मैं सोच रहा हूँ कि सारा सिलेबस कंप्लीट करा दो, उसके बाद में आपको एक नोटिफिकेशन आएगी। एप्लीकेशन पर रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया, लेकिन आप लोगों को मैं फटाफट किसी दिन लाइव आकर के आप लोगों से वार्तालाप करूँगा, तो मैं बता दूंगा नोटिफिकेशन का पूरा बिस्ट, ठीक है, मतलब लाइव क्लासेस का पूरा आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। देन उसके बाद में मैं एक अलग से भी एक वीडियो क्रिएट करूँगा जिसमें मैं बताऊँगा आपको क्या क्या पढ़ाना है, वो एक अलग मैटर है। चलिए इधर आ जाओ। फिर हम लोग को इसमें देखना है ब्लास्टुलेशन एंड गैस्टुलेशन। ब्लास्टुलेशन और गैस्टुलेशन के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करना है। फैट मैप, फैट मैप क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन चिक्स एम्ब्रियो ऑफ हैन, ठीक है। चिक का जो एम्ब्रियो है, ठीक है, यानी कि चिक जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो मीन्स चिक एक छोटा सा डेवलपिंग एम्ब्रियो ही बोला जाता है। हैन का, मुर्गी का जो चिक है
या जो एम्ब्रियो है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर, और इसमें स्पेशली एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक के बारे में, यानी कि जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स में आपका यॉर्क शेक रखा गया है, एम्नियन रखा गया है, कोरियन रखा गया और एलेंटॉइस रखा गया। तो जो 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स रखी गई हैं एम्ब्रियो के चारों ओर जो पाई जाती है, एम्ब्रियो डेवलपिंग के फॉर्म में जब ये डेवलप होती है, इनके विषय में आपको डिटेल में पढ़ना है, डिस्कस करेंगे। देन हम लोग यहाँ पर देखेंगे फंक्शन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, यानी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो मेम्ब्रेन है इनका क्या फंक्शन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ मैमल्स, यानी कि जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, यानी मैमल्स में जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है स्पेशली वो पढ़ना है। तो डेवलपमेंट ऑफ मैमल्स में भी हम लोग ये डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद में यहाँ पर एक टॉपिक आता है प्लासेंटेशन। प्लासेंटेशन कहने का मतलब होता है प्लासेंटेसा, प्लासेंटा, प्लासेंटा मीन्स अपरा, अपरा जो होगा वो एम्ब्रियो से किस तरीके से डेवलप होता है और डेवलप होने के बाद में ये गर्भाशय में किस तरीके से ऐड होता है फंडस रीजन में, ठीक है, किस तरीके से ये मॉम से अटैच होता है, प्लासेंटा किस तरीके से डेवलप होता है वो देखना है। तो यहाँ पर हम लोग टाइप ऑफ प्लासेंटा देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेसिस पर टाइप ऑफ प्लासेंटा देखेंगे। और आपको मैं बता दूं कि प्लासेंटा जो है एक रिकरेंट ग्लैंड बोली जाती है। रिकरेंट कहने का मतलब होता है बार बार बनना, ठीक है, तो ये बार बार बनती है और बार बार बिगड़ती है। बनती कब है? जब प्रेगनेंसी होगी, ठीक है, जब प्रेगनेंसी होगी, प्रेगनेंसी टाइम में ये बनती है, ठीक है, और इससे कुछ स्पेशल टाइप के हार्मोन सेक्रेट होते हैं, इसलिए मैंने इसको ग्लैंड कहा है। और रिकरेंट ग्लैंड का है, ग्लैंड से हार्मोन या एंजाइम सेक्रेट होते हैं, तो उससे स्पेशल टाइप के हार्मोन सेक्रेट होते हैं प्लासेंटा से, राइट, समझिए इस बात को, जिस कारण इसको हम क्या कह सकते हैं, ये ग्लैंड है। और ये कैसी ग्लैंड है? रिकरेंट है, क्योंकि ये बार बार बनेगी, बार बार बिगड़ेगी। हम लोग थर्ड पेपर में डिस्कस करेंगे ग्लैंड्स के बारे में, वहां पर देखेंगे। देन इसके बाद में डिजीज कॉज्ड ड्यू टू द प्लासेंटा, यानी कि कुछ ऐसी डिजीज हैं जो प्लासेंटा के थ्रू एम्ब्रियो में चली जाती हैं, या डेवलपिंग एम्ब्रियो या डेवलपिंग बेबी में, या बेबी से मॉम के अंदर, ठीक है। देन इसके बाद में हम लोग देखेंगे प्रिमिटिव स्ट्रीक। तो प्रिमिटिव स्ट्रीक क्या होता है इसके विषय में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, राइट। तो बेटा इस तरीके से ये हमारा जो सिलेबस है बीएससी सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर का वो कंप्लीट हो गया है। अब मान लीजिए इससे ज़्यादा भी कुछ और रह जाता है, एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ रह जाती हैं जो इंक्लूड नहीं की हैं या आपके पेपर से मैच नहीं कर रही हैं, तो डोंट वरी, हो सकता है कि वो मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ाया हो। आप फर्स्ट ईयर का भी सिलेबस देखें, अगर आपका सिलेबस मैच नहीं कर रहा है, और अगर फिर भी नहीं कर रहा है तो थर्ड ईयर का भी देख लें, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ बेटा अलग अलग पैटर्न के थ्रू यहाँ पर पढ़ा रही हैं। कहीं कहीं यूनिवर्सिटी में क्या है कि जो बीएससी सेकेंड ईयर में जो सेकेंड पेपर यहाँ पर आप देख रहे हो ना, जिसका मैंने सिलेबस बताया ये वाला, आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना है, ठीक है, तो वो एक अलग मैटर है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब पेपर अलग अलग आपको वहाँ पर मिल जाएंगे और कंप्लीट पैकेज भी मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन पे, तो आप इजीली तरीके से खरीद सकते हैं, और ज़्यादा प्राइस नहीं रखेंगे, बहुत मिनिमम प्राइस में है, तो इस वजह से आप लोग सब अफोर्ड कर सकते हैं, सब लोग खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। चाहे गरीब से गरीब बच्चा हो, अमीर से अमीर बच्चा हो, सब खरीद सकते हैं इन कंपेरिजन टू ऑफलाइन क्लासेस। ऑफलाइन क्लासेस अगर आप करने जाते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा पेमेंट पड़ता है, बट यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी। देन मैं आप लोगों के बीच में आता रहूँगा, जो रिकॉर्डेड वीडियोस वाला फोल्डर रहेगा उसमें भी मैं लाइव क्लास आऊँगा, ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को छोड़ दूँगा, आता रहूँगा। और मान लीजिए कि जो लाइव चली रही है वो तो चली रही है, उसमें तो बच्चे ऐड होंगे ही होंगे, और लाइव अगर आप लोग करें तो ये ज़्यादा बेहतर है। मैंने लाइव क्लास के लिए यहाँ पर तीनों का अलग अलग सब्जेक्ट बना दिया है। जूलॉजी है तो जूलॉजी में आप इनरोल कर लीजिए, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में अलग से आप इनरोल कर सकते हैं, बॉटनी है तो बॉटनी में आप अलग से इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। सिलेबस सबका मैं यहाँ पर अपलोड करवा दूंगा धीरे धीरे, जूलॉजी का भी अपलोड हो जाने दीजिए, फिर बॉटनी का अपलोड हुआ, देन उसके बाद में केमिस्ट्री का यहाँ पर अपलोड करा दूंगा। आप सभी सिलेबस को मैच कर लीजिएगा, और जब मैच हो जाए तो आप एप्लीकेशन पे आ जाइएगा। स्वागत है आप लोगों का। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया, अगर समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक कर लें बेटा, क्योंकि अब जब तक वीडियो लाइक नहीं करेंगे तब तक न्यू जो पॉलिसी आई है यूट्यूब की उसके अकॉर्डिंग मैं कह रहा हूँ कि ये वीडियो रिकमेंड नहीं की जाएगी दूसरे बच्चे को। अगर आपने फ़ायदा लिया इसका तो आपके जो सहपाठी हैं, आपके जो भाई हैं, आपके बहन हैं, आपके मित्र हैं, उनको जो है भी ये मिल पाए और वो भी इस चीज़ का बेनिफिट उठा पाए। तो आप लोग प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए,
और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो लेक्चर डालूंगा वो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन के फॉर्म में पहुंचेगा। थैंक्स अ लॉट। तक आप लोगों ने अपना ऐप सुमित राणा साइंस क्लासेस लोड नहीं किया है तो आप अपने फोन में इसे लोड करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के यहाँ पर सर्च ऑप्शन में सुमित राणा साइंस क्लासेस को सर्च करेंगे। जैसे ही आप सर्च करेंगे ऐप आपके सामने खुल करके आ जाएगा। आप यहाँ पर इसको इंस्टॉल करने के बाद में ओपन करेंगे, इसमें अपनी आईडी बनाएंगे। आईडी बनाने के बाद में आपके पास में इस तरीके का इंटरफेस आएगा। जैसे ही इंटरफेस आएगा आप इस स्टोर सेक्शन में जाकर के आपको यहाँ पर सारे के सारे कोर्सेज अपलोड मिल जाएंगे। अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में है तो उसके यहाँ पर कोर्सेज को अपलोड किया गया है। आप इनको खरीद सकते हैं और खरीदने के बाद में आप कंटिन्यू प्रोसेस में अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा सकते हैं।